नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और मैं अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, क्योंकि आज बाजार में कहीं ना कहीं एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। बाजार में कह सकते हैं वो इट्स फ्राइडे है। जिस सेक्टर की बात कीजिए वहाँ खरीदारी देखने को मिले, चाहे सेक्टर छोटा हो, सेक्टर बड़ा हो, ट्रेडर का पसंदीदा शेयर हो या ना हो, इन्वेस्टर किसको पसंद करते हैं, हर सेक्टर में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और तमाम शेयर जो है दिन के ऊपर स्तर के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला बाजार में कि चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में अगले आधे घंटे में कौन से खास ऐसे सेक्टर हम चुन के लाए हैं, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। कौन से ऐसे शेयर होंगे? ऑटो शेयर देखिए, आज कहीं ना कहीं पूरे बाजार की तेज़ी में ऑटो शेयरों की भूमिका काफ़ी शानदार देखने को मिली है। तमाम ऐसी कंपनियां जो किसी भी रूप में ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम शेयरों में तेजी देखने को मिली। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑटो पर जो है बाजार सवार हो रखा है। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में कहीं ना कहीं एक डाटा वार शुरू हुआ है, कंपनियों के बीच में डेटा वार शुरू हुआ है। उसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन क्या कंपनियों को दिक्कत होगी? क्या टेलीकॉम शेयरों में यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि आज भी बाजार की तेजी में याद रखें टेलीकॉम स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बात करेंगे टेलीकॉम शेयरों में क्या करनी चाहिए। फार्मा, रिटेल जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। खासतौर पर ब्रोकरेज और रिटेल जैसे स्टॉक्स जो छोटे सेक्टर है वहाँ एक अच्छी तेजी है, इस पर बात करेंगे। एक खास सेगमेंट जोरदार तेजी चर्चा कम, यानी कुछ एक ऐसे स्टॉक्स आपको हम बताएंगे जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती है, हालांकि उस पर चर्चा कम देखने को मिला। और एक ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जिसके नतीजे बेहतर आने वाले हैं और आपको हम पहले ही बताने की कोशिश करेंगे वो कौन सी कंपनी जिसके नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज ऑटो पे बाजार सवार है, तो शुरुआत ऑटो स्टॉक्स के साथ कीजिए। ऑटो शेयरों में रफ्तार देखने को मिली है। दिग्गज ऑटो स्टॉक्स बजाज ऑटो, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड जैसे तमाम स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, बाजार को कहीं ना कहीं ऑटो का एक मजबूत रफ्तार मिला है, तमाम ऑटो स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है और धीरे धीरे मैं ऑटो से जुड़े कई और सेक्टर्स आपको बताऊँगा जहाँ खरीदारी है। शुरुआत बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में कौन पसंद है आपको? बिल्कुल मनीष, बजाज ऑटो पे दाव लगाना चाहूँगा। स्टॉक का अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, वीकली चार्ट्स पर स्टॉक में एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा था और उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है नियर टर्म में स्टॉक में करीब 3000 और 3100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के पास भी बजाज ऑटो है, होल्ड करके चल सकते हैं 3100 के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर जो मुझे इन सब में पसंद आ रहा है, SML ईसुजू का। स्टॉक का अगर मैं लो देखता हूँ तो 600 रुपये के आसपास स्टॉक में ईयरली लो बनाता है और वहाँ से लगातार स्टॉक में हायर हाइज हायर लोज एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा था कि टेक्निकली 1340 के आसपास स्टॉक में कुछ हर्डल आ सकते हैं, लेकिन आज उस हर्डल का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से करीब 1450 रुपये तक के अपसाइड मूव SML ईसुजू में भी देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास पोजीशन है SML में भी होल्ड करके चल सकते हैं। तो SML ईसुजू आपके पास होल्ड है तो क्या चलिए तेजी देखने को मिल सकती है। बजाज ऑटो भी जो है मुझे को पसंद है, उनको लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। 3100 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग प्ले देखिए ऑटो से स्टॉक्स से, उसमें तेजी देखने को मिला। लगातार इस शो में मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार ऑटो से स्टॉक्स पे दाव लगाने की सलाह दे रहा हूँ। आज के ट्रेड में देखिए राणे ब्रेक, मिंडा कॉर्प आज का सुपर शेयर भी था, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। गैब्रियल, यूकाल फील्ड, रिको ऑटो, कई ऑटो से स्टॉक्स हैं, जैसे रिको जैसे स्टॉक्स है, प्रिकॉल जैसे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई या मल्टी हाई पे ट्रेड करे। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स देखिए जमुना ऑटो, एमटेक ऑटो, सोना कोयो, सीमा मोटो, जिन कंपनियों के नाम के अंत में मुझे ताज ऑटो लगा हुआ है उसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। इन तमाम ऑटो से स्टॉक्स में से कोई 2 शेयर ऐसे होंगे जो आप पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह देंगे? बिल्कुल मनीष, सबसे पहले जमुना ऑटो पे दाव लगाना चाहूँगा। स्टॉक का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो काफ़ी इंप्रेसिव चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। लास्ट अगर 3-4 सेशन की बात करूँ, ईयरली हाई से जरूर स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन 22 स्टॉक के लिए इतना पॉजिटिव है जिससे लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और आज फिर स्टॉक ने ईयरली हाई टेस्ट किया है। मुझे लगता है यहाँ से और तेज़ी यहाँ से स्टॉक में देखने को मिल सकती है और नियर टर्म में करीब स्टॉक 215 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। दूसरा काउंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो सोना कोयो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सोना कोया का टेक्निकल स्ट्रक्चर पे स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था और इस वीक में उस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। चार्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे अभी 66 रुपये तक की अपसाइड मूव बाकी है। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, नया भी निवेश कर सकते हैं 66 रुपये के टारगेट के लिए। सोना के और भी तेजी देखने को मिल सकती है, 66 रुपये तक का लक्ष्य मान के चले। इसके अलावा उनको जमुना ऑटो पसंद है, उनको लगता है यहाँ भी तेजी देखने को मिल सकती है, 215 रुपये का लक्ष्य मान के चले। यानी मौजूदा स्तर से दोनों शो में मुदित को एक अच्छे खासे अपसाइड की संभावना। सोना को में तो यहाँ से मान के चलने को 10% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे हमने गाड़ी आधी तैयार की है, पूरी गाड़ी तैयार हुई नहीं है।
गाड़ियां जो हैं बिना टायर के चलेंगे नहीं। और आज देखिए टायर शोरूम में जोरदार तेजी देखने को मिली है। काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जेके टायर, C8, अपोलो टायर, MRF जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती है। और लीड कहीं ना कहीं जेके टायर ने किया। 12-12.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। इन 5 टायर स्टॉक्स में से क्या 1-2 ऐसा टायर स्टॉक्स है जिसमें ट्रेडिंग बेट्स करने चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि हाँ इस तेज़ी का फ़ायदा उठाना चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल मनीष, देखिए सबसे पहले आपने जेके टायर की बात करी तो जेके टायर पे ही कमेंट करना चाहूँगा। डेली चार्ट्स पर स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था और उस पैटर्न का ब्रेकआउट था 95 रुपये का। आज के सेशन में वो ब्रेकआउट आया है। जो पैटर्न के हिसाब से टारगेट निकल के आ रहा है वो करीब 108 और 110 रुपये के आसपास निकल कर आ रहा है। तो कह सकता हूँ 5-6% का अपसाइड मूव यहाँ से अभी जेके टायर में और देखने को मिल सकता है। एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है C8। अगर स्टॉक का मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो फ्रेश ब्रेकआउट मुझे चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं। स्टॉक में भी एक करीब एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना और उस पैटर्न का ब्रेकआउट करीब 905 रुपये के आसपास है। जैसे ही स्टॉक में 905 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मैं डैम श्योर होकर बोल सकता हूँ 960 से 980 रुपये तक के अपसाइड मूव C8 में देखने को मिल सकते हैं। तो टायर कंपनीज की मैं बात करता हूँ तो C8 मेरे लिए सबसे पहला पसंदीदा पिक है। तो C8 इसमें एक इंटरेस्टिंग बेट इन्होंने ये बताया कि 905 के ऊपर जाता है, फिर शेयर में एक बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है, 960 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उनको जेके टायर भी पसंद, उनको लगता है 5-6% की रैली देखने को मिल सकती है। 108 रुपये का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। चलिए, हमारी गाड़ी थोड़ी तैयार हो चुकी है। अब बैटरी ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती है। हमेशा हम देखते हैं बैटरी ना गड़बड़ होने से स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है। आज बैटरी शोरूम में खरीदारी देखने को मिली। वैसे भी एक ऐसा सेक्टर है मुदित जिसको GST से सीधे तौर पर फायदा होने वाला है। हमारा बैटरी एक्साइड, इन दोनों में से किस पे आप पसंद करने की सलाह देंगे या किस पे आप दाव लगाएंगे? देखिए मनीष, अमर राजा बैटरी का मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो बिल्कुल सपोर्ट करीब 980 और 880 और 875 पे स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि चार्ट्स पर वहाँ पर 200 डेमा और 100 डेमा एक साथ है और आज स्टॉक में वहीं से कुछ बाउंस बैक देखने को मिला है। तो जिस तरह की न्यूज़ और जिस तरह के ऑटो कंपनीज में तेज़ी देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है बैटरीज काउंटर में भी अच्छा अपमूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। अमर राजा बैटरी एक ऐसा काउंटर होगा, अगर कहीं भी स्टॉक में 910 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मैं बोल सकता हूँ 970 रुपये तक के अपसाइड मूव अमर राजा में देखने को मिल सकते हैं। एक्साइड ऑलरेडी पॉजिटिव रन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, किसी के पास पोजीशन है बने रह सकते हैं लोअर साइड में 170 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ एक साइड में बनी रही है, अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे को लगता है कि मजबूत शेयर है। मुझे हमने कुछ मिनटों में 22 से ज़्यादा शेयरों की चर्चा की है। कुछ एक और सेक्टर की चर्चा करते हैं। मेटल शेयर देखिए, मेटल शेयरों को मैंने 2 हिस्सों में बांटा। आज लास्ट से पहले दिग्गज मेटल शेयरों की हालत देखिए, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। लगातार मेटल शेयरों ने पिछले 3-4 महीनों में देखिए बाजार को आउट परफॉर्म किया है। लोअर लेवल से तमाम मेटल शेयर जो है कहीं ना कहीं दोगुने से ज़्यादा चल चुके हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, ये दिग्गज मेटल स्टॉक्स हैं। वेदांता जैसे स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पर पहले दिग्गज मेटल स्टॉक्स की बात करें, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल और वेदांता, इसमें आपको लगता है कि अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मनीष, हिंडाल्को मेरी पसंदीदा पिक है और अगर ऑलरेडी मैं आपके चैनल पे हिंडाल्को को रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉक का मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूँ। एक बड़े अप मूव के बाद स्टॉक में रेंज बन गया था, उस रेंज में पेनेंट पैटर्न बना था और उस पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ से अभी तेजी बरकरार रह सकती है। नियर टर्म में 150 रुपये तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास भी हिंडाल्को है, लॉन्ग करके चल सकते हैं, बने रह सकते हैं 150 रुपये के टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के टेक्निकल स्ट्रक्चर पे बात करूं तो एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला है और आज वो कंफर्मेशन आया है स्टॉक में करीब 1-1.25% के पॉजिटिव रन के साथ। तो मुझे लगता है अभी टाटा स्टील में और अपसाइड पोटेंशियल है और यहाँ से करीब 390 और 390 को हम होल्ड कर पाते हैं तो करीब 410 रुपये तक के अपसाइड मूव टाटा स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं। मेटल काउंटर्स मुझे लगता है नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेंगे। कहने के मेटल शो में तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकता है बाजार भी यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, क्योंकि सरकार ने अगले 5 साल के लिए जो है महंगाई का लक्ष्य जो है तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं ये अगर ये तय करती है, करीब 4% का लक्ष्य उन्होंने जो है तय करने की बात की है। उनको लगता है कि उसमें
महंगाई का लक्ष्य तय किया। कहीं ना कहीं ये जो है, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि लगातार पिछले दिनों से ये कंसर्न था महंगाई को लेके कि महंगाई जो है लगातार आरबीआई गवर्नर ने भी कई बार, इन्होंने हर बार रेट करते से पहले उन्होंने ये कहा कि अभी भी कंसर्न है महंगाई का, और इसमें उन्होंने सीधे तौर पर जो लक्ष्य तय किया हुआ करीब जो है 4% के 5% के आसपास का उन्होंने तय किया है, और जिसमें +2 मतलब 2% ज़्यादा या 2% कम भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं 4% का उन्होंने महंगाई लक्ष्य तय किया है, इसमें जो है 2% ज़्यादा है 2% कम हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है। तो अब जिस तरह से तय किया, इस पर हम खासतौर पे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ जानकारों से कि ये कितना महत्वपूर्ण है, और जिस तरह का लक्ष्य सरकार ने रखा है, एक एग्रेसिव लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार पिछले दिनों महंगाई को लेकर कंसर्न था, और अब जिस तरह से मानसून के आंकड़े थोड़े बेहतर देखने को मिले, इस बात की संभावना भी बढ़ी है कि महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा था कि महंगाई में लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। संसद में जो है सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी इस पर जारी किया जाएगा। 2016 से 2021 के लिए जो है महंगाई का दर जो है 5% के आसपास 4% के आसपास तय किया गया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जानकार बिंदा जायगार जुड़ चुकी है। मैम शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से सरकार ने नोटिफाई किया, संसद में नोटिफाई करेंगी कि अगले 5 साल के लिए जो महंगाई का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया वो करीब 4% के आसपास का किया है, जिसमें 2% ज़्यादा या 2% कम होने की उन्होंने गुंजाइश बताई है। आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है, थोड़ा एग्रेसिव कदम के तौर पर लिया गया है? नहीं, इसको एग्रेसिव मत कहिए, बड़ा फैसला सर्टेनली है, क्योंकि देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पहले ही कह दिया था कि हमें एक मॉनेटरी पॉलिसी हमें एक इन्फ्लेशन टारगेट करना चाहिए, ताकि देयर कुड बी सम प्रेडिक्टेबिलिटी इन द पॉलिसी एंड द मार्केट्स आल्सो, मार्केट्स को भी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में पॉलिसी एक्शन जा सकता है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट ने जो अभी ये अनाउंस किया है, ये is part of the monetary policy committee decision already, जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने साइन कर दिया है ऑलरेडी। तो इसलिए इट्स इन दैट डायरेक्शन। इसको मैं अग्रेसिव तो नहीं कहूंगी, लेकिन इसको मैं कहूंगी इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। और इससे क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन पे जो एक्सपेक्टेशन जो बन रही है, क्योंकि फुलफिलिंग अगर लगता है कि वह एक्सपेक्टेशन इन्फ्लेशन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, बढ़ जाएगा, तो फिर ये सेल्फ फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन होता जाएगा। तो इसलिए ये दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट इज कीन एंड वेरी स्ट्रांगली डिटर्मिन्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन, तो इसलिए 4% तक एक टारगेट है, लेकिन एक बैंड है, क्योंकि ऊपर या नीचे जा सकता है। देयर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस व्हिच इम्पैक्ट प्राइसेस। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, इट शोज इट्स कमिटमेंट टू इन्फ्लेशन, इट शोज इट्स इन्फ्लेशन कंट्रोल, एंड इट शोज इट्स कमिटमेंट to work within the framework of the monetary policy committee। बिल्कुल मैम, तो कहीं ना कहीं सरकार ये सीधे तौर पे दिखाना चाहती है कि महंगाई को लेकर वो बहुत कंसर्न है और किसी भी हालत में महंगाई को बढ़ने देंगी नहीं। वैसे भी अगले साल से जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्माता रहा है। पिछले दिनों संसद में इस मुद्दे पर काफ़ी बहस हुई थी, लेकिन जो 4% का डेटा सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, क्या आपको लगता है कि अगर 4-5 साल के लिए फिजिबल होगा और सरकार इसको लगातार मेंटेन कर पाएगी? क्योंकि नीचे की तरफ वो मान के चलिए कि 2% भी हो सकता है, ऊपर की तरफ मान के चलिए कि वो 6% भी हो सकता है। ये 4% जो है ये लॉन्ग टर्म एवरेज है, ऐसा नहीं कि अभी इमीडिएटली 4% हो जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट विल मूव टुवर्ड्स। सो इन द लॉन्ग टर्म कि द इन्फ्लेशन टारगेट वुड बी अबाउट 4%, और उससे ज्यादा या कम हो सकता है। नाउ अभी क्योंकि ज्यादा कम क्या होता है कि कुछ कमोडिटीज ऐसे होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं इन्फ्लेशन को। अगर फूड इन्फ्लेशन फॉर एग्जांपल सस्टेनेबली बढ़ जाता है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। या कोई कमोडिटी हो जिसकी कोई शॉर्ट सप्लाई हो, और उससे ऑयल फॉर एग्जांपल, अगर ऑयल में कुछ स्पाइक आ जाती है, तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। तो इसीलिए इसको देखकर ऐसे सिचुएशंस को रख के जो विल बी आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इमीडिएटली, तो इसीलिए इन्फ्लेशन कैन गो आइदर अप और डाउन। क्योंकि अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑयल में ही देखिए, जब ग्लट की सिचुएशन आती है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आती है, तो प्राइस घट जाता है। तो इसलिए ये 4% का जो टारगेट है, ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज है। ऐसा नहीं कि भाई कल को ही आरबीआई की रेट, द इन्फ्लेशन रेट विल कम डाउन टू 4%। मैम, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल भी जुड़े हुए हैं। अंचल, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अंचल, बिल्कुल मनीष। वृंदा जी, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता था। आपने जैसा कहा ये एवरेज टारगेट होगा अगले 5 सालों के दौरान, तो अभी जिस तरह 7th पे कमीशन के फैक्टर इन होंगे नंबर्स, 1 अगस्त से सब एरियर्स पे किए गए हैं, तो गोइंग अहेड बात की जा रही थी इन्फ्लेशन स्पाइकअप होगा। तो क्या ये स्पाइकअप को इंक्लूड करके 4%, कहीं ऐसा ना हो कि इसी साल में हम ये 4% का एवरेज टारगेट मिस करते हुए दिखें?
नहीं, इस साल के लिए नहीं है। आई वांट टू से दैट, क्योंकि आरबीआई की अगर आप देखेंगे तो आरबीआई सेज कि बाय एंड ऑफ मार्च 2017 वी विल हैव 5% इन्फ्लेशन। तो ये 4% इस साल के इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म एवरेज है। तो अभी जो आप कह रहे हैं 7th पे कमीशन के जो एरियर्स प्ले आउट हुए हैं, उससे इससे डिमांड बढ़ेगी और उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। नॉट नेसेसरी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी है, तो इसलिए जो डिमांड होगी, लाइक 2 व्हीलर्स के लिए हो या हाउसिंग के लिए हो, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं, इससे तो डिमांड बढ़ेगी और इससे तो जो इन्वेंट्रीज हैं, जो एक्सेस कैपेसिटी जो कंपनीज के पास है, उनको फायदा पहुंचेगा। तो इससे इसका इमीडिएट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे नहीं होगा। और सम ऑफ दिस मनी कुड बी सेव्ड, इट वुड गो टू द बैंक्स एज डिपॉजिट। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सारा का सारा जा रहा है और इमीडिएटली इज गोइंग टू पुश अप डिमांड। डिमांड कब पुश अप होती है? जबकि हमारे पास सप्लाई खत्म हो जाता है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है, हमारे पास एक्सेस सप्लाई है, तो इसीलिए इमीडिएट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर नहीं पड़ेगा। जी मैम, शुक्रिया मैम जी बिजनेस को समय देने के लिए। हमारे साथ अब जो है ऋषि साहब इकोनॉमिस्ट डेलियोट के जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। जिस तरह से सरकार ने अगले 5 साल के लिए महंगाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, और हमने देखा था कि जीएसटी बिल इसी हफ्ते पास हुई राज्यसभा से, तो जीएसटी के बाद जो संभावना थी कि महंगाई बढ़ती हुई दिख सकती है, क्या उस बात को ध्यान में रख के सरकार ने वापस इस तरह के फैसले लिए कि अगले 5 साल के लिए वो 4% महंगाई की दर को तय करते हैं, इसमें 2% बढ़ने की या 2% घटने की गुंजाइश हो सकती है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जीएसटी अभी आपका मतलब इन्फ्लेशनरी वो तब होता है जीएसटी जब आप हर थोड़े टाइम बाद वो प्राइस प्रेशर रहता है। जीएसटी का क्या है, आपके एक बार रेट्स बढ़ेंगे और उसके बाद वो रेट्स वहीं पे रहेंगे, तो वो 1 साल के अंदर वो इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जहाँ तक आप बाकी बात कर रहे हैं, वो आरबीआई का पहले भी टारगेट था और उनका टारगेट ये रहता है कि एक बिजनेस साइकिल में आपको वो 4% का टारगेट है वो हिट करना है। तो एक बिजनेस साइकिल की बात आ रही है, 5 साल बहुत लंबा टाइम है, उसके अंदर बहुत सारे सप्लाई साइड रिफॉर्म्स भी और लाए जाएंगे, जैसे ये जीएसटी है, जिससे मुझे लगता है ओवरऑल इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही रहेगा और ये 4 से 5% वाले रीजन में ही रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल होगा, क्या ये आरबीआई को संदेश देने की कोशिश तो नहीं है कि 4% के आसपास हम मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं तो आने वाले दिनों में आप ब्याज में थोड़ी कटौती करें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए एक वो है, क्योंकि एक आरबीआई एक सेपरेट अथॉरिटी है, उनका काम है इन्फ्लेशन मैनेज करना। तो जो भी नए गवर्नर हमारे आएंगे वो भी यही देखेंगे कि आरबीआई का कुछ सेट मैंडेट है, उसके हिसाब से ही करेंगे। और दूसरा, वैसे भी आप देखिए इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कभी भी मतलब ये जो आपका कंज्यूमर सेक्टर है वहां से नहीं आती है। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है जो है वो सर्विसेज सेक्टर में है। तो सर्विसेज सेक्टर में वहां पे अगर आपकी कैपेसिटी एडिशन और बाकी वो चीजें बेहतर होती हैं तो इन्फ्लेशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं आने वाले समय में। इसलिए हमारा मानना मतलब यही है कि इसे ये इंडिकेशन नहीं है, बट ब्रॉड उसके अंदर जो उनके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर ही इन्होंने वो बोला है, क्योंकि पहले भी आरबीआई का टारगेट यही था 4% ±2% का। शुक्रिया सर जब जैसे बात करने के लिए। सीधे तौर पे दोनों जानकारियाँ मानते हुए कि ये लॉन्ग टर्म एवरेज के लिए सरकार ने तय किया है। अब हालांकि अब सरकार के लिए चुनौती होगी और सरकार इस बात की लगातार कोशिश करेगी कि 4% के आसपास जो है महंगाई बनी रहे, और ये सरकार दिखाना भी चाहती है कि महंगाई को रोकने के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बाजार में देखिए अभी भी एक जोरदार तेजी देखने को मिले, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर देखिए जिसमें हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास टेलीकॉम सेक्टर देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है। तेजी में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार इस सेगमेंट में जो है डेटा वॉर शुरू हुआ है और उसकी वजह से असर देखने को मिला। अब बात करते हैं जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव खबर की, और इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ चुके हैं। असीम, रिलायंस जियो पूरी तैयारी के साथ जो है उतर रही है टेलीकॉम सेक्टर में, अब वो कुछ क्या तैयारी की है उन्होंने? कुछ अपने प्रोडक्ट्स की कीमत भी घटाई है? धीरे धीरे मार्केट में उतरने की कंपनी जो है वो तैयारी कर रही है। अभी जो है उसके जो सिम कार्ड है वो सिर्फ हैंडसेट के साथ उपलब्ध है और जो मिनिमम हैंडसेट है वो 2,999 रुपए का है। लेकिन कंपनी का इरादा है कि 15 अगस्त को एक प्रीव्यू ऑफर जो है कस्टमर्स के लिए लॉन्च करे और जो हैंडसेट की कीमत जो है वो और कम कर दे ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो करीबन 2,000 रुपए के आसपास का हैंडसेट जो है वो कंपनी कर सकती है, अपने दाम जो है वो कम कर सकती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मान के चले असीम कि इस पूरे सेक्टर में खासतौर पे कहीं ना कहीं प्राइस वार शुरू हो चुका है और फायदा कंज्यूमर को होने वाला है। जी डेफिनेटली, देखिए एयरटेल ने भी आज अपने रेट्स जो है वो घटा दिए हैं। करीबन 1,200 रुपए में आप अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग जो है
वो कर सकते हो। और साथ साथ बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी उसको जो है फॉलो करने वाली है। और ये भी खबर है कि रिलायंस जियो जैसे जैसे अपना लॉन्च के करीब पहुंच रहा है, यानी कि 15 अगस्त को एक प्रीव्यू ऑफर जो है अपने कंपनियों के साथ जो है अपने ग्राहकों के लिए जो है वो शुरू कर सकता है। तो उस अंतर्गत जो है ग्राहकों को एक अनलिमिटेड टॉक टाइम 3 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा और प्रीव्यू ऑफर जो है वो दे सकता है। तो उसको देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां भी जो है अपना प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया, दाम घटाने की शुरुआत जो है वो कर दी है, तो जिसका फायदा उपभोक्ताओं को ही होगा। सर वसीम, कंज्यूमर एंगल से एक सवाल और होगा मेरा, जिसमें कि सीधे तौर पर ग्राहकों को फायदा होने वाला है। हमने देखा कि भारतीय एयरटेल ने दाम घटाए, इसके पहले वोडाफोन ने अपने डेटा के दाम घटाए, आइडिया ने दाम घटाए, आज भारतीय एयरटेल में घटाए। क्या जैसे जैसे जियो का होगा, और अब हम देख रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जियो पर आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन कंपनियों पर प्रेशर और बढ़ेगा और भी डेटा ये सस्ते करते हुए दिख सकते हैं, कॉल रेट सस्ता करते हुए दिख सकते हैं? अभी तक जो टेलीकॉम कंपनियां उन्होंने सिर्फ प्रीपेड के दाम जो है डाटा के जो है वो घटाए हैं। आपको पहले जो डाटा 3 GB के पैक में मिलता था, वो डाटा अब आपको 5 GB मिल रहा है, यानी कि आपका डाटा जो है वो ऑलमोस्ट 67% के आसपास जो है डबल हो गया है। ये सिर्फ प्रीपेड कस्टमर्स के लिए कंपनियों ने किया है, क्योंकि रिलायंस जियो जो है वो सिर्फ अभी प्रीपेड सेगमेंट में ही एंट्री करने वाला है। उसको लगता है कि मार्केट जो है वो काफी स्टेगनेंट हो चुकी है, तो इस मार्केट में पोस्टपेड लेकर के आना इस वक्त उसके लिए दिक्कत होगा। लेकिन हाँ, टेलीकॉम ग्राहकों के लिए काफी फायदा जो है होने वाला है। अगर आपको 2000 रुपए में हैंडसेट अगर आपको मिलता है जिसमें आपको अनलिमिटेड डाटा जो है वो मिलता है, अनलिमिटेड टॉक टाइम जो है वो मिलता है, और आपको 3 महीने का एक वो विंडो मिलता है, तो आप आसानी से उस हैंडसेट को जो है वो खरीद सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये ऑफर रिलायंस जियो जो है वो शुरू कर सकता है। शुक्रिया आसिम बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डेटा वार में कंपनियां हैं और कंज्यूमर की मौज हो रही है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन में जो है कॉल और सस्ते होते हुए दिख सकते हैं। टॉप 50 में आज के लिए इतना ही।